हसन नाज़रीन कराम, आज फिर अलीना हमारे साथ नहीं है, बावजूद वो आज नहीं आ सकी हैं। प्रोग्राम में अकेले करूँगा। खबरें तो सबसे पहले वही हैं जी जो चल पड़ा है ट्रंप का, और मैं तो अब उसके बारे में यूँ कहने लग गया हूँ कि अमेरिका रिकंकर्ड, अमेरिका पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है। और जैसे कोलंबस गया था और वाइट मैन ने अमेरिका पर कब्जा किया था, लगता है कि अब अमेरिका के वाइट मैन ने, गोरे आदमी ने, सफ़ेद फार्म ने अमेरिका को दोबारा कंकर किया है। वो दोबारा अमेरिका का फातिह साबित हुआ है। उस वक्त उन्होंने रेड इंडियंस को निकाला था, पीछे किया था, जंगलों में धकेला था, कबीलों में बांट दिया था और बैठा दिया था, और वाइट मैन के लिए एक नई दुनिया आबाद कर ली थी। अब वो कहते हैं कि मैक्सिकन को नहीं आने देंगे, काले अफ्रीकियों को एक तरफ रखेंगे, मुसलमानों के दाखिला पर पाबंदी लगाएंगे, उनको बाहर निकाल देंगे। एक नया इनकलाब सा आ रहा है, लगता यही है। और तज़िये अब आ रहे हैं कि रूजवेल्ट के ज़माने में क्या हुआ था और निक्सन के ज़माने में क्या हुआ था, फिर रीगन के आने को ख़ास तौर पर इसको कंपेयर किया जा रहा है कि जब रीगन आया था तब भी ऐसे बातें की जा रही थी। लेकिन वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं जी, बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। वो तो बातें मैं आर्टिकल के हवाले से भी करता जाऊँगा। मैं इसको अब कैप्शन यूँ देता हूँ, अमेरिका रिकंकर्ड, और मुजाहरे हो रहे हैं। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ये शख्स हमारा सदर हो सकता है। यानी कि ये कहा जा रहा है, किसी ने ये कहा है कि एक और पागल को हम इतने साल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सके। जिसने एक और पागल कहा, दरअसल उसने ओबामा पर भी तबर्रा किया कि बड़ा उससे मान था, लोगों को बड़ा फख्र था, और काला खास तौर पर कहता था कि इनकलाब आ गया। अमेरिकी खुद कहते थे कि इनकलाब आ गया, हमारे माशरे में इतनी बराबरी की आ गई कि एक काला आदमी अमेरिका का सदर बनेगा। अब उसका रिएक्शन देख लीजिए। काला घर से निकला कि हमें मिला कुछ नहीं, और सफ़ेद फार्म खड़ा हो गया है। उसने कहा कि ये हम सारा बर्डन हम पे डाल दिया, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, फॉरगॉटन मैन, गुमशुदा आदमी या भूला हुआ आदमी, भूला बिसरा तो नहीं कहता, भूला हुआ आदमी, कुछ भी कह लीजिएगा, कि वो कहते हैं कि वो आदमी जिसको भूल चुका था माशरा या अमेरिका का निज़ाम, वो फिर एक तरह से री एमर्ज किया है, दोबारा उसने अमेरिका कंकर किया। और क्या मैं कहूँ, यही कह सकता हूँ। अब वहाँ मुजाहरे क्या, मुजाहरे छोटे मोटे नहीं, देख रहे सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, ट्रैफिक जाम हो गई है जी, और वहां व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरे, और ट्रंप हाउस होटल है शायद उसका कोई, उसके सामने मुजाहरे, जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं जी। पुतले जलाए जा रहे हैं, आगे लगाई जा रही हैं, और कुछ सुना एक जगह मिसाइल दागे गए हैं, और ये पत्नी कैलिफोर्निया कह रहे हैं कि हम आप अलग हो जाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसी ऐसा। और जो अमेरिकन है उसी दिन से वो कहते हैं हम कनाडा चले जाते हैं। अच्छा, कनाडा और अमेरिका दरअसल एंग्लो सैक्सन कल्चर की ही तोसियात थी। ये लोग दरियाफ्त तो कोलंबस ने किया था, मगर गोरा यहाँ चल पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में तो उसने अपने प्रिजनर भेजे थे, वो उनका काला पानी था, और यहाँ वो खुद आना शुरू हो गया अपॉर्चुनिटी की तलाश में, और फिर ऐसा कब्जा किया। वो एक पूरी कहानी है उनकी तहरीक आज़ादी जितनी है, कालों को गुलाम बनाया, बाकी लोग कैसे आए, इमिग्रेंट कैसे फिर यूरोप से आए, क्या क्या आबादी की तनासब हुआ। लेकिन उसका असरार यही है कि वास्प जिसे कहा जाता है, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, उसी के कल्चर को अमेरिका का कल्चर गिना जाए। ये हटिंगटन की जो किताब है, हु आर वी, हम कौन हैं, वही तहजीबों के तसादम वाला, उसकी एक उतनी ही मोटी किताब है कि हु आर वी, हम कौन है। तो उसमें असल में उसने बताया कि मैक्सिकन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, लेकिन अमेरिका का जो कल्चर जिसको डोमिनेट करना चाहिए, जो डोमिनेट है, वो यही कल्चर है जिसको हम वास्प कल्चर कहते हैं, यानी कि वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट कल्चर, यही इंग्लिश में, और एंग्लो सैक्सन वही कल्चर है जो यहाँ चलेगा। और इसका रिजल्ट ये है कि अब वही कल्चर जो है ना, न्यू कॉर्न से लेकर हटिंगटन, न्यू कॉर्न से लेकर आज तक, पार्टी कोई भी आ जाए, तसलसल है एक सोच में, एक फिक्र में। और पहले जो एक लिबरल सोसाइटी का एक फसाड बना रखा था उन्होंने कि हम बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी है, हम मल्टीकल्चरिज्म पे बिलीव करते हैं, हम तासुबात पे बिलीव नहीं करते, हम रेशिज्म पे से इनकार करते हैं। सारी बातें जो की जाती हैं, वो सारी वैल्यूज जिसको कहा जाता था अमेरिका इसलिए ग्रेट है, वो सारी दराम हो गई है। और वो उसके नतीजे के तौर पर वहां मुजाहरे हो रहे हैं। और अच्छा, अब उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, आजकल वायरल होने का लफ्ज चल पड़ा है, और ये आप उर्दू का लफ्ज समझिएगा, वायरल होने का मतलब ये समझिए, वायरस है तो वायरस से कि बहुत मकबूल हो गया है ये। अब जगह जगह आपको जो भी आप खोलेंगे फेसबुक या ये वो, तो आपको यही नजर आएगा कि वो आपके में एक पैगाम पड़ा हुआ है, एक टेप आपको सुनाई दे रही है, और आपको उसको सुन लें, व्हाट्सएप पे खोलेंगे, वहां लगी हुई है, और टेप में क्या कहता है कि मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। ये अजीब-ओ-गरीब आदमी है, इसे हिंदुओं से भी मोहब्बत है। और ये टेप कब रिकॉर्ड की गई, कब उसने कहा, अब कहा, कल कहा, कब कहा, लेकिन एक टेप ये भी चलनी शुरू हो गई है, और ये भी अपना रंग दिखा रही है। तो अच्छा, लोग, मैं बता रहा था, एंग्लो सैक्सन कल्चर यही कनाडा का था, यही यहाँ का है। कुछ फ्रांसीसी आए, लातीनी भी आए, कुछ आए, लेकिन बेसिक कल्चर ये था।
अब ये वो समझते हैं कनाडा और अमेरिका तो एक ही जगह पर डिवाइड किया हुआ है, वो बरतानवी रूल के नीचे है, यानी मलका को अपनी मलका मानते हैं, ये नहीं मानते, ये इंडिपेंडेंट है। अब लोग कहते हैं हम हिजरत कर जाएंगे बाहर। पहले दिन ही उनकी जो वो साइट है जिस पर आप दरखास्त दे सकते हैं माइग्रेशन की या जाने की, वो चोक कर गई। अब न्यूजीलैंड की दरखास्तों के लिए 2500 गुना ज्यादा इजाफा हो गया है। वो कह रहे हैं दुनिया के उस खत्ते में चले जाए। मैं कहा न्यूजीलैंड जाने वालों का ईस्ट कोस्ट की तरफ तवज्जो होगी ना। ईस्ट कोस्ट में जो बहरुल खास दरमियान में है, इधर जापान है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का वो कोस्ट है जो उनके साथ करीब होता है, वो जो ज्यादा डेवलप है। तो मेरे ख्याल है उनका तवज्जो ऑस्ट्रेलिया में शायद ज्यादा आबादी की गुंजाइश ना हो, और है तो बहुत बड़ा बड़े आजम, लेकिन जितने लोग रह रहे हैं शायद वो अपने वसाइल पर किसी और का कब्जा करना नहीं देना चाहते, तो न्यूजीलैंड की तरफ जाना शुरू हो गए लोग। वो भी साथ ही जजीरा चूंकि है, जजीरे हैं बल्कि, तो उस तरफ जाने का ख्याल पैदा होना शुरू हो गया जी। अब एक और है, कोई साहब है बाबा वाघा, इसने पेशीन गोई थी को ओबामा सदर बन जाएगा। 9/11 की पेशीन गोई की थी। कुछ बड़े मशहूर हो जाते हैं ना, एम्स्टरडैम हो गया, नेमत वलीउल्लाह हमारे साथ, तो ये जिंदा बाबा था। तो उसने अल्बानिया का है या कहाँ का है, तो उसने अब एक पेशीन गोई की है कि ये बड़ा मनहूस साबित होगा ये सदर, और न सिर्फ मनहूस साबित होगा बल्कि इससे अमेरिका का शराजा बिखर जाएगा। अच्छा, अब वो वहां मैंने सुना है कि अमेरिका की जो बाइबल बेल्ट है, और उसमें सोशल मीडिया पर तो बहुत आर्टिकल आए, ये मेन मीडिया पर तो नजर नहीं आए, उसमें तो बहुत सी चीजें लोगों ने लिखी हैं। वो तो इसरार कर रहे हैं जी कि 44वें सदर के बाद बस अमेरिका का और सदर कोई नहीं होगा, और ये जो शख्स आ रहा है ये मसीहा है, क्राइस्ट कह रहे हैं शायद, यहाँ मसीहा ही का लफ्ज़ इस्तेमाल, मैंने मसीहा चूंकि पढ़ा है इसलिए मसीहा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जो उनके मुखालिफ हैं वो कहते हैं जी 44 के बाद जो आना है तो बाइबल की तशरीह वो भी वही करते हैं, लेकिन वो उसको फिर वो मसीहा नहीं कहते, क्राइस्ट नहीं कहते, एंटी क्राइस्ट कहते हैं। तो ये इसको यानी कि इसके साथ एक ऐसा हयूला बुन दिया गया है इसकी शख्सियत के गिर्द कि एक अजीबोगरीब मामला पैदा होने शुरू हो गए। ये तो कुफ्र ईमान का मसला बन गया ना अब तो, और लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात दिखाई देती हैं। अगरचे लोग कहते हैं ये वो कुछ नहीं करेगा जिसका दावा कर रहा है, उसकी कई वजूह हैं, वजूह भी लोग बयान करते हैं कि इसलिए नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल एक बात तो हो रही है। अब और बातें भी हमें रूस की तरफ से ये बात पता चली है, प्यूटन ने शायद कहा है कि हमारे इसके करीबी साथियों के साथ बड़े ताल्लुकात रहे, राब्ते रहे। तो इल्ज़ाम तो लगता है ना रूस ने लट रहा है, ऐसे प्यूटन इंटरवीन कर रहा था, हम इसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन वो लगता था जैसे हम कहते हैं कि फलाने मामलात में इंडिया ने ये कर दिया या अमरीकी सीआई ने ये कर दिया, हम समझते थे ये वैसी ही एक कैंपेन चल रही है। अब वहां मालूम हुआ कि ये कैंपेन नहीं थी, मुहिम नहीं थी, रूस खुद कह रहा है कि हम तो इसमें शामिल रहे थे। अब इसमें यूरोप में एक थरथली मची हुई है, उनका तो वेस्ट यूरोप का सारा जो स्टांस था और नेटो फोर्सेस थी वो तो रूस के खिलाफ ही है, मशरकी यूरोप के खिलाफ थी। मशरकी यूरोप तो उनका हिस्सा बन गया है, अब वो अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं। ये शख्स कहता है नेटो हम क्या, हमारे पैसों से, हमारी फौज से उनकी हिफाजत हो, उनकी सिक्योरिटी हो, वो अपना इंतजाम अपना करें, अपने पैसे खर्च करें। वो कहते हैं ना जर्मन की तरक्की या यूरोप की तरक्की में बड़ा हाथ इस बात का है कि इनका डिफेंस के जो जिम्मेदारी है बहुत हद तक अमेरिका ने संभाल रखी है। अब ये कहता है हम क्यों संभालें, हम जापान की सिक्योरिटी क्यों संभालें, अपने पैसे खर्च करें, बनाएं जहाज, मिसाइल, टैंक बनाएं, हमें क्या पड़ी हुई है, हमें अमेरिका की फिक्र करनी चाहिए, दुनिया की क्या हम बामे बने हुए हैं, हमें नहीं ये काम सब करना चाहिए। तो कहने की बातें बड़ी अजीबोगरीब हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके बड़े असरात पैदा हो सकते हैं। अब ये हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा जी मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, हमें उम्मीद है ताल्लुकात अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। बहरहाल पाकिस्तान को, हमारे फॉरेन ऑफिस को भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी यही कहना चाहिए और यही करना पड़ेगा। अब इसके साथ रहना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा। कुछ कहते हैं भी कोई नुकसान नहीं होगा, तुम क्यों, रेगन जब आया था तब क्या क्या कहा जा रहा था, अब एक दर्जा दोम के एक्टर को, मूवी फिल्मों के अदाकार को आप सदर बना रहे हैं, फिर क्या हुआ, कहते हैं जी सर जंग उसी के ज़माने में ख़त्म हुई। और हालांकि अयाज अमीन ने लिखा कि उस हिस्सा रेगन का कम था, गोरबाचोव का ज़्यादा था। ये बात भी दुरुस्त है, कुछ और चीज़ों का भी हिस्सा था, कुछ हाथ हमारा भी था, जो अफगानिस्तान में हमने एक लंबी जंग उससे लड़ी। वो भी कहते हैं हमने थोड़ी लड़ी है, अमेरिका ने हमसे लड़ाई है, कुछ कह ले। बहरहाल ये कि अब तारीख जो है ना रीराइट करने का या रीराइट होने का वक्त आ गया है और वो चल रहा है जी। अच्छा, आज एक खबर जो हमारे सियासी मैदान के लिए है वो है कि ख्वाजा आसफ की जो चौथी विकेट थी ना वो गिरी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जिन वोटों की हेरा फेरी की जिक्र किया जा रहा है वो वोटों की अक्सियत जो है वो निकाल भी दी जाए वो वोट तो भी रिजल्ट में तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए ख्वाजा आसफ की सीट बरकरार है
और तहरीक इंसाफ को, इमरान को ये धचका है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस वक्त। एक तो खैर बयान आया कि ये इन्होंने, ख्वाजा आसफ ने मैनेज कर लिया रिकॉर्ड को हेरा फेरी करना। दूसरा आया जी कि हम इस फैसले को कबूल करते हैं। तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त ये फैसला कबूल ना करे तो गोया वो अदालत पे अतम एतमाद का इजहार कर देगी और अदालत के सामने उनका बहुत बड़ा मुकदमा पड़ा हुआ है पनामा लीक्स का, और उनकी बड़ी उम्मीदें उससे वाबस्ता है। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अदालत फैसला कर देगी कि नवाज शरीफ घर जाएं और छुट्टी करें और वज़ीर आज़म ना रहें। और अगर अदालत को ये ख्याल हो गया कि जी हस्ब साबक वो फैसले मानते हैं जो उनके हक में आते हैं और खिलाफ के फैसले नहीं मानते, तो कहीं अदालत बायस ना हो जाए इनके बारे में। चुनांचे उन्होंने कहा नहीं हम अदालत के फैसले को मानते हैं और तस्लीम करते हैं। फरूक नायक इनके वकील थे। अब आप हैरान होंगे कि फरूक नायक तो आसफ जरदारी के वकील हुआ करते हैं, तो ये ख्वाजा आसफ के कैसे हो गए? हैं तो दोनों आसफ, और वो पीपल्स पार्टी के हैं, उनके वो सेंट्रल चेयरमैन भी रहे हैं, कायम मकाम सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के, वो कैसे हो गए? तो भाई ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, दोनों साला बहनोई हैं, दोनों बरदर-इन-लॉ हैं, बरादरी निस्बती हैं। रिश्ता भी ऐसा होता है कि कभी कभी वो पार्टी से ट्रांसेंड कर जाता है, और यही हुआ है और यही होना चाहिए। और उन्होंने मुकदमा लड़ा और डट के लड़ा और मुकदमा जीता है। इससे अब वो कहते हैं हमारे जो स्पीकर हैं एजाज सादिक साहब कि क्या लगा रखी थी तुम्हें 4 विकटें। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं, ख्वाजा रफीक गए हैं और ख्वाजा आसफ गए हैं। अब ख्वाजा रफीक का फैसला भी आ जाना, वो भी उसके हक में आएगा, तुम देखना सही। कोई दलील ही नहीं है जी। जिन वोटों की आप कहते हैं जालसाजी हुई है उनको निकाल भी दिया तो फैसला के हक में आता है, वो जालसाजी नहीं है। भाई अंगूठे अगर नहीं पहचान सका आपका निजाम, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा ना जी, तो उसमें कैंडिडेट का क्या कसूर है? अगर अदारों की नलायकी है तो वो चीजें अगर महफूज नहीं तो उनका क्या कसूर है? इससे ये भी लगता है कि अगर वो भी सीट आ गई, और ये एजाज सादिक की सीट के बारे में चूंकि उन्होंने मुकदमा लड़ा नहीं था इसलिए उस पर कहा ही कुछ नहीं जा सकता। तीसरा मुकदमा वो जहांगीर तरीन ने जीत लिया है, चलिए वो तो मान लीजिए, तो फिर भी एक बड़ा अपसेट दिखाई देगा। और मेरा ख्याल में इसलिए तहरीक इंसाफ बड़े एहतियात के साथ काम ले रही है और बात कर रही है। उधर वो हमारी जो डॉन लीक्स कहलाती थी, अब वो न्यूज़ लीक कहते हैं हम उसे, और एहतियात करते हैं अखबारों, वो उसकी जो कमेटी बनी है जस्टिस आमिर रजा की क़यादत में उसने काम शुरू किया है। IB का नुमाइंदा भी है, ISI का नुमाइंदा भी है, MI का नुमाइंदा भी है, एहतसाब ब्यूरो का एक बंदा है, FI पंजाब का भी है, उसने काम शुरू कर दिया। चलो निसार से ब्रीफिंग ली है कि अभी तक जो आपने तहकीक की थी वो क्या थी। उन्होंने बताया कि ये है, ये सोचा कि सेल अलमेडा को भी जर्नलिस्ट को बुलाया जाए। उधर प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इजलास कर लिया, उसका भी आया, ये भी है जी, हमें पता नहीं था प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है, आता रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़े काउंसिल के तो बड़े काम है। वो प्रेस काउंसिल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो जर्नलिज्म के बारे में तनाज़ा पैदा हो तो उसके पास जाया जाए और वो फैसला करे, और उसमें उसका एक जज होता है जो उसको हेड करता है। वो कहते हैं ये मुकदमा तो हमारे पास आना चाहिए, आप वो हमारे जर्नलिस्ट भाई को जो है ना उससे पूछगीछ ना करें, उससे सोर्स बताने की ना कहें ना, अखबार पे कोई पाबंदी लगाएं। देखिए ये कहानी तो अच्छी है, होना ऐसा ही चाहिए। डू वी डिजर्व इट? क्या हम इसके हकदार हैं, मुस्तहक हैं इस बात के? इस मामले पे हवाले से नहीं कह रहा, वैसे जनरल में कह रहा हूं, इस पे हमें सोचना चाहिए जी। और फिर अब एक जो पॉजिटिव खबर आई है, पहले पॉजिटिव खबर ही मैं बताऊं, वो हमारी वर्ल्ड बैंक के हवाले से, IMF के हवाले से भी है उसमें कुछ हिस्सा, जिसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने 8 साल में रिकॉर्ड तरक्की की है। ये सारे अखबारों ने कहा, उर्दू अंग्रेजी मैंने चेक किया कि डंडी ना मार रहे हो, पूरी कॉपी तो मुझे मिली नहीं इस वक्त, लेकिन मैंने चेक किया, उन सब ने कहा। उन्होंने कहा आइंदा 2 साल में पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 4.7 से 5.4 तक हो जाएगी, जो एडमायरेबल है, काबिल तारीफ है। असल में हमें तरक्की की रफ्तार तो 7-8% चाहिए, जो पॉसिबल है, लेकिन हम तो 3% तक पहुंच गए थे। जब हम अच्छी रेशो से तरक्की कर रहे थे, भारत की ग्रोथ रेट जो थी 3% थी, और दुनिया के इकोनॉमिस्ट ने फप्ती कसी थी कि हिंदू ग्रोथ रेट, वो उनका एक एनालिसिस ये भी है ना, मैक्स वेबर का है कि जहां प्रोटेस्टेंट होते हैं वहां तरक्की की रफ्तार अच्छी होती है, और कैथोलिक जो होते हैं वो रफ्तार कम होती है। यहाँ यहूदियों के बारे में तो और तरह कंसेप्ट है, कैथोलिक होते हैं अगरचे खुदकुशी की शरह उनके यहाँ कम है, जहनी सुकून उनके यहाँ ज़्यादा है कैथोलिक के यहाँ, लेकिन माशी तरक्की की रफ्तार जो है वो एक प्रोटेस्टेंट माशरे में भी ज़्यादा होती है, जिस पर मैं फब्दी कसा करता था कि भाई फिर इसका मतलब ये है कि हमें मशवरा ये दिया जा रहा है कि हम प्रोटेस्टेंट हो जाए। वो नहीं दे रहे, हमारे भी कुछ दानश्वर दिया करते थे उस हवाले से, तो लेकिन हम भी उस पर पहुंच गए हुए थे जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। अब ये तरक्की की रफ्तार तेज हुई है तो इस बात की तवक्को है कि अगर 7-8% तक पहुंच जाए आइंदा 4-5 साल में,
तो हमारे यहाँ गुर्बत का खात्मा तो नहीं होगा, लेकिन गरीब मजीद पैदा होने बंद होंगे। इसमें और बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आबादी के बेतहाशा बेमहाबा इजाफे पर भी गौर करना पड़ेगा। ये कोई मजहबी बात नहीं है, लेकिन इस पर बहुत हमारा माशरती मसला बहुत बड़ा। गरीब के यहाँ रेशो और भी ज़्यादा है, 7-7 8-8 बच्चे एक बंदा पैदा करके उन्हें छोड़ देता है गलियों में, ना वो पढ़ते हैं ना कुछ और करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उससे मेहनत मजदूरी का काम वो लेने की कोशिश करते हैं, और उसको लेके जो है 2 चीज़ों पर 3 चीज़ों पर तशवीश की कि भाई सी पैक जल्दी मुकम्मल होना चाहिए, और जो हमारी बरामदात कम हुई हैं और सरमायाकारी में इजाफा नहीं हुआ, ये तशवीश की बात है, यकीन तशवीश की बात है। एक्सपोर्ट पे कमी जो है ये इस पर गौर होना चाहिए और देखना चाहिए क्यों कमी है जी। और दहशतगर्दी का मसला और तवानाई में कमी का मसला, यकीनी तौर पर ये हमारे बेसिक मसले हैं, इनको हल होना चाहिए जी। एक अच्छी खबर और भी है कि 13 नवंबर को, 13 नवंबर तो ये इतवार को है, 13 नवंबर को नवाज शरीफ जो है ग्वादर पोर्ट का इफ्ताह कर रहे हैं, और आर्मी चीफ और 3 सूबाई वुज़रा वहां मौजूद होंगे। अच्छा, ये तो बड़ा हिस्टोरिक दिन है। और शायद 87 ट्रक्स जो हैं, 78 कंटेनर जो हैं, वो कुंजराब के रास्ते चलते हुए शाहराह रेशम कराक्रम से आते हुए हमारी सड़कों से होते हुए ग्वादर पहुंच चुके हैं। अच्छा, इस पे अब मगरबी रूट और मशरकी रूट और सेंट्रल रूट हम उस पर फंसे हुए हैं। उन्होंने सड़कें बना दी हैं बहुत दूर तक। अच्छा, अब ये सड़क पे वहाँ ग्वादर पर कहाँ गए? ये कराची के रूट से गए हैं या दरमियान में इन्होंने सिंध से जो शिकारपुर के पास से इन्होंने निकालना है खुजदार की तरफ, उस कच्चे सड़क से होते हुए बाकी इलाका उन्होंने उस तय किया? मुझे मालूम नहीं है इन्होंने कौन सा रूट इख्तियार किया, लेकिन ट्रक चलना शुरू हो गए। हमें जिससे हम सी पैक कहते हैं, वो दवा हो गया है। वो मुकम्मल तो 4-5 साल में ऐसी सूरत में होगा कि तेज़ रफ्तारी से बकटट यहाँ ट्रैफिक चला करेगी। और जिस मगरबी रूट है जिसको मनाने के लिए आसन इकबाल साहब फिर पहुँचे हुए हैं परवेज़ खट्टर के पास, वो रूट जो है वो 600 किलोमीटर वो कहते हैं तामीर हो चुका है, और इधर से भी वो हम पहुँच गए हैं, हवेलियों तक पहुँच गए हैं। बाकी जो इलाका है वो जल्द तामीर होगा। ये कहते नहीं हमें सड़क नहीं चाहिए, और सड़क भी 2 रोया नहीं चाहिए, हमें सड़क 6 लेन की चाहिए, वो मोटरवे वाली। वो कहते हैं भाई 2 ट्रक चलने, एक जाना है उधर से, उसको क्रॉस भी कर सकता है, सब कर सकता है। अभी रिक्वायरमेंट के तहत सड़क को फैलाएंगे ना, गुंजाइश रखेंगे उसकी। वो फाइबर ऑप्टिक भी चाहिए, हमें ट्रांसमिशन लाइन भी चाहिए। उन्होंने कहा भाई जहाँ कारखाने लगेंगे, तो अभी तो बिजली नहीं थी हमारे पास, तब होगा। तो वो बहस चलती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ग्वादर पोर्ट का इफ्ताह जो है वो हो रहा है। अब ये ना कहा जाए ग्वादर पोर्ट के इफ्ताह कई बार हो चुके हैं, अब मेरा ख्याल नई बर्थें, नया कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ चीनियों ने उसे तरक्की दी होगी, हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, हमें लेना चाहिए जी। एक यानी कि जिसको मैं कहता हूँ लाहौर से जो नेगेटिव सी खबर आती है, कराची में तो खैर गवर्नर की तब्दीली हो गई ना जी। अब इशरतुल्लाबाद जो हैं, मैंने कल भी कहा था कि बहुत अच्छे माकूल गवर्नर रहे हैं, लेकिन तब्दीली पे लोगों को नहीं चिढ़ना चाहिए। वो वजूहात बयान करते हैं कि ख्वाजा इजहार गए थे, मुशर्रफ से मिले थे, शायद अंदर खाने कोई बात हो रही थी कि इनके ज़रिए से मुशर्रफ को लाया जाए, MQM के हेड बनाया जाए। अच्छा, वो तो वफाक की बात मानते हैं, हो सकता है इस बार उन्होंने एजेंसियों की बात मानी हो, कुछ किया हो, तो ये नाराज़गी भी हो सकती है। लेकिन 14 साल के बाद एक गवर्नर का जाना, और वो भी बड़ी धूम के साथ उनका यहाँ गवर्नरी करना, ये छोटी बात नहीं है। वी मस्ट पे ट्रिब्यूट टू हिम। और सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी कहता हूँ, ये जो हमारे क्या नाम है इनका, जस्टिस सिद्दीकी जो है, इनका कल तस्वीरें ऐसी छप रही हैं जैसे लगता है कि बहुत ही ज़ईफ़ हो गए हैं। मैंने जब आखिरी बार देखा था तो माशाल्लाह ठीक ठाक थे, शायद लिबास उन्होंने ढीला डाला पहना हुआ है, बड़े इजी बैक रहते हैं, लेकिन उन्हीं की तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी तो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो माशाल्लाह एक लंबा अर्सा खलीकुज़्ज़मान के वो भाई थे, और उनका इंतकाल 10-15 साल पहले हुआ। 80-90 साल की उम्र में लैब में जान के काम किया करते थे, बड़े माशाल्लाह एक्टिव थे। तो ये तब्दीली हुई है। हमारे यहाँ ये हुआ कि जो हड़ताल जारी है डॉक्टरों की, 3 रोज से माल बंद है। मैंने बताया 2 दिन नहर बंद रही, नहर की सड़कें जो थी हमारी मेन शाहराहें हैं, माल बंद रही, और अब लोग गालियाँ दे रहे हैं, डॉक्टरों को गालियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा था ना, ये सिस्टम जो आपने बना दिया है एजुकेशन का, पहले तो डॉक्टरी के पेशे में वो आता था जो खिदमत करना चाहता हो। हमारा तिब का पेशा हमारे लिए खिदमत का पेशा था, चलिए खिदमत नहीं भी करना चाहता तो मेरिट पे आता था, बड़ी मेहनत कर। अब क्या है, आप सेल्फ फाइनेंस पे भी आ सकते हैं। अच्छा चलिए, सेल्फ नहीं आएंगे, आप घर घर में आपने निजी स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं, और उनकी लैब मुकम्मल नहीं, उनके कॉलेज मुकम्मल नहीं, वो कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ 8 लाख की फीस दे के आप 10 लाख की फीस दे के आते हैं। उन कॉलों का जो पैसे दे के पड़ेगा, उससे आप कितने का अखलाकी तोक़ा करते हैं?
आप तो एक निजी तालीमी इदारों के मेयार को बेहतर बनाएं, उनको चेक करें और इसको इतना मेरिट बेस कर दें, इतना मेरिट बेस कर दें, इतना मेरिट बेस कर दें। हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कि जैसे फोर्ड फाउंडेशन वगैरह, हमारे यहाँ फाउंडेशन होनी चाहिए कि एक आदमी को किसी कॉलेज में अगर लड़की को मेरिट की बेस पर दाखिला मिल जाता है तो उसको फाइनेंस करने वाले मौजूद होना चाहिए। और फिर इन निजी इदारों को, इन अस्पतालों को जो उनके जरिए काम करते हैं उसको बराबर इक्विप किया जाए, माशरा करे ये काम। और क्या डॉक्टरों की हमें बहुत जरूरत है अभी, और हमारे माशरे में डॉक्टरों की जरूरत बाजार हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन माशरे में जरूरत है। गांव गांव अभी हमें डॉक्टरों की जरूरत है। हमें इस सिलसिले में कोई वाज़ेह प्रेस पॉलिसी बनानी चाहिए और लेके उसको आ करना चाहिए। आखिरी खबर जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, दो खबरें बल्कि, एक तो अल्ताफ हुसैन के बारे में है और उनके बारे में ये कहा गया है कि ये जो कत्ल हुआ था इमरान फारूक का 16 तारीख को हुआ था, 16 सितंबर को, तो 17 सितंबर को अल्ताफ हुसैन की सालगिरह हुआ करती है। उन्हें कहीं सालगिरह का तोहफा उन्हें देना था और यही हुक्म हुआ था, यह करना था। अब उसकी बारे में बहुत सी खबरें आ रही हैं। वो सितंबर का महीना शायद इनका है वो यौम तासीस, तो मैं तो छेड़ा करता था तुम्हारी उर्दू ठीक नहीं है, तुम ऐसे उर्दू बोलने वाले हो, तुम्हारी उर्दू ठीक नहीं है। एक नहीं 20 मिसालें थी। अहले कराची के लोगों, वह यहाँ अहले कराची कहा जाएगा या यहाँ कराची के लोगों कहा जाएगा, अहले कराची के लोगों, इस तरह के तो तकरीरें हुआ करती थी और नारे लगे हुए थे कि सितंबर सितंबर अंबर अंबर। अंबर में दो माने हैं, एक अलफ से अंबर है, एक ऐन से अंबर है। ऐन से अंबर खुशबू का है, अलफ से अंबर जो है आसमान को कहते हैं। ये अलफ वाला अंबर लिख देते थे खुशबू के मानों में। तो बहुत सी बातें हुआ करती थी। मुझे इस बात के साथ वो भी लाइट ट्रेन में बात याद आई, इसलिए मैंने वो भी सुना दी थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे पर हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आज जितने मज़ामीन हैं वो ज़्यादा तो ज़ाहिर है अमेरिका के इलेक्शन पे होंगे, दुनिया भर के छपे हुए हैं और बड़े दानिशवर दुनिया के अपने अपनी राय दे रहे हैं, बड़े मज़े मज़े की राय दे रहे हैं। लेकिन पहले मैं अपने दानिशवरों की, ख़ास तौर पर 4 दानिशवर मैंने मुंतखब किए हैं और उनमें से 2 पहले, सबसे पहले उनकी राय देना चाहता हूँ। हमारे औरिया मकबूल जान ने कहा है कि अमरीकी इंतखाबात में मुनाफ़िकत जो है वो उसको फाश कर दिया गया। मुनाफ़िकत ये नहीं है कि भाई यानी मुनाफ़िकत ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि उस माशरे में जमहूरी माशरा जो है तासुबात की बुनियाद पर बनता है और उसमें तासुबात का जो अंदर छुपे हुए थे उस पर ज़ाहिर नकाब चढ़ाया हुआ था बात जमहूरियत का और अखलाकी इक़दार का और माशरी इस्लाह का और वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर से ये इतना ही मुतअस्सब था, रेशिस था, ये था, सब कुछ था। वही जमहूरी निज़ाम में ये हुआ करता है। वो ये नहीं कहते मगरब में हुआ करता है, कहते जमहूरी निज़ाम में हुआ करता है। हमारे औरिया जो है ना वो जमहूरियत के बड़े खिलाफ हैं। जमहूरियत के खिलाफ देखो ना, इकबाल भी तो कहते हैं बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। हमारे कम्युनिस्ट कहा करते थे, रेप्सिस्ट कहा करते थे कि बुर्जुआ डेमोक्रेसी है। हमारे बहुत से जो इस्लामी ज़हन रखने वाले दुनिया के बहुत से मुल्क हैं, निज़ाम कुफर भी कहते हैं। इस्लामी ज़हन से रखने वाले नहीं, दूसरे भी जो मगरब के माशरे के अंदर है वो खराबियाँ रोज़ बयान करते हैं। इसलिए इसको ये ना समझा जाए कि ये, लेकिन ये इनका तो केस चूंकि जमहूरियत वर्सेस खिलाफत का भी है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल चुना है खासतौर पर इनके साथ अज़हरुल हक का, जिन्होंने वही फिक्रे खिलाफत पे कसे हैं जो इन्होंने जमहूरियत पे कसे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई 2 पैराडाइम हो जाते हैं आज का नैरेटिव इस तरह के। एक तो कहते हैं अखलाकी इक़दार होनी चाहिए, माशरे की इस्लाह होनी चाहिए और कदीम ख़ानदानी तर्ज ज़िंदगी को मजबूत होना चाहिए, जैसे और ये साहब भी हैं। और दूसरे कहते हैं माशी तरक्की होनी चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। छोड़ो यार इन बातों को जो तुम लेके बैठ गए हो, मज़हब की, अखलाक की वगैरह नहीं, तरक्की, इंसानी हकूक़ का एहतराम होना चाहिए। ये बात अलबत्ता देखनी चाहिए और जदीद बदलती हुई जो इक़दार हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये सारी लड़ाई जो थी, तासुब, नफ़रत, इंतकाम, तसादम, सारे लफ्ज़ बोल दिए उन्होंने। उन्होंने कहा ये 300 साल के बाद ये निज़ाम बेनकाब हो गया है, जमहूरी निज़ाम। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान में तो 49 साल लगे, फलां वक्त में हो गया, यहाँ 270-80 साल कितने लगे, वो नाकाम हो गया। और सफ़ेद फाम अक्सरियत ने जो एक तरह का मुतहद होकर साबित कर दिया है कि स्याह फाम अमरीकियों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को, सब लोग जिनके उनको गैर शिकस्त दी है जी। ये निज़ाम के अंदर सा 300 साल से मुझे याद आया कि हम कहते ना इकबाल का शेर पढ़ा कर, 300 साल से हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है कि तेरा फैज़ हो आम है साकी। फैज़ अब मुनासिब है कि तेरा फैज़ हो आम है साकी। तो जो वो इकबाल का था एक स्टांस, वो तो था मुजद्दिद अल-अफ़सानी के बाद
एक तरह से बिल्कुल ज़माना बदला है और हम सवाल की तरफ गए हैं और वहाँ से कोई आए और मुजद्दद अल-अफ़सानी जैसा आदमी जो हमें बदल के रख दे। शाह वलीउल्लाह इकबाल उसी सिलसिले की तो कड़ियाँ हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा था, इकबाल अपने आप को तो नहीं कह सकते थे, और उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें नज़र आ गया है कि जो बातें वहाँ मुसलमा थी वो मुसलमा नहीं है, अंदर से तासुब और सारी चीज़ें जो है ना, जो अमेरिका ने लबादा ओढ़ रखा था, इंसानी हकूक़, मसावत, इंसाफ, वो आ गया है और फतह अक्सरियत की होती है और अक्सरियत का तासुब भी जो है ना वो अक्सरियत की हुक्मरानी बन जाता है और उसी को हम जमहूरियत कहते हैं। अब ज़ारुल हक साहब कहते हैं कि भी हम ट्रंप जीत गया है और हम मुसलमानों के लिए बुरा हुआ है, और हिलेरी हार गई है तो यहूदी ला भी पीछे थी, शायद क्या था, ये बहुत सी बातें हम कर रहे हैं। और ये ज़ाहिर है कि खुला खुला मुसलमान दुश्मन था, दूसरी छुपी हुई है। फिर वो कहती है कि मुसलमान दुनिया में उन्होंने किया क्या है, और फिर गनवाते हैं बदतरीन अमेरिका में, हम करते हैं कि अमेरिका में बदतरीन माशरा है, वहाँ यानी उनकी सारी जमहूरियत की खराबियाँ, समाज निज़ामी खराबियाँ जो उन्होंने रेड इंडियन के ख़िलाफ़ किया वो सारी गिनवाते हैं। और तुमने क्या कर लिया बताओ? यही थे ना, हुस्नी मुबारक थे, तुम्हारे अनवर सदात थे, जमाल अब्दुल नासिर थे, और कज़ाफ़ी थे, और ज़िया उल हक़ थे, और अयूब थे, और फलाने थे, सारे गनाए। उन्होंने कहा तुमने क्या किया? उन्होंने, हमने कौन से तीर मारे हैं जी? और तारीख, मुगलों की तारीख भी, शाहजहां वगैरह सभी की गुनवाई। उन्होंने कहा जमहूरियत फराड है तो आप ही कुछ कर लेते यार, खिलाफत ही कुछ करके दिखा देती। आपकी खिलाफत क्या कर देगी? कुछ बताओ सही। तुम लोगों ने इमाम अबू हनीफा के साथ क्या किया, इमाम मालिक के साथ क्या किया, इमाम अहमद बिन हंबल के साथ क्या किया, तो खिलाफत ने किया इन लोगों क्या सलूक किया था? किस बात पे अकड़ रहे हो तुम जमहूरियत? ये उनका मजमून का जवाब नहीं दिया, लेकिन लगता है कि दोनों साथ साथ मजमून पढ़ने चाहिए, मज़ा आएगा। कि कोई इसको इकट्ठा चाप दे तो ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे जी। एजाज अमीर साहब ने कहा जी कि हमारे कमेंट्री करने वाले हैं बिल्कुल गूंगे बहरे हो गए हैं। गूंगे बहरे इसलिए हो गए हैं कि पाकिस्तान की जो कवरेज हुई है अमेरिका के इलेक्शन पर बड़ी अहमकाना थी। हमारी क्या हुई? पूरी दुनिया की हुई यार। हमने क्या किया है? असल में ये मीडिया की शिकस्त भी है और सोशल मीडिया की जीत है। जहाँ जो खबरें आ रही हैं कि सोशल मीडिया का क्या कुछ चल रहा था, उससे लगता है कि उनकी जीत हुई है, वहाँ सब कुछ नज़र आता था। उन्होंने कहा ये हम कहते हैं कि ला क्लिंटन लिखा है, ला फ्रांसीसी का वो जो दा होता है, हमारे यहाँ दी दा, उसके दी ला वो इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मुझे क्लिंटन से, हिलेरी की से मोहब्बत पाकिस्तानियों की समझ नहीं आ रही। कि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि मोहब्बत नहीं थी, वो ट्रंप से इतनी नफरत थी, बात हो रही थी इतनी मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुस्तान की हमायत में मसलन, और इस तरह की बातें की थी कि ज़ाहिर है कि मुसलमानों को था कि वो तारकीन वतन के ख़िलाफ़ और क्या कुछ करेगा। उन्हें, मैं लंच में सफारत खाने में शायद थे, ये बैठे हुए खाना खा रहे थे अमरीकियों के साथ, दीवार के बाद हम बात, तो सबको यकीन था कि पहली एक खातून सदर अमेरिका की आने वाली है, और नहीं आई। कहला अब वो उसका जवाब तो खैर दे रहे हैं, जवाब तो मैंने देखे कई आज बहुत मज़े की गए। तो उन्होंने कहा कि रेगन जब आया तब यही हालत थी कि दर्जा दोम के अदाकार को लाके आपने सदर बना दिया। कहला फिर उसने सर्द जंग के खात्मे के बाद क्या? भाई सर्द जंग के खात्मे को तो खैर आप छोड़िएगा, उसने कहा वो तो गुरबाचोव का हिस्सा था, वो भी ठीक है, लेकिन देखें रेगनाइट्स जो बने बाद में, जिसे न्यू रेगनाइट्स कहा जाता है, जो बाद में न्यू कंजर्वेटिव कहा जाने लगा था। और न्यू कंजर्वेटिव जो हमारे ज़माने था कि हमारे फंदे बने होते फाशिस्ट, वो न्यू रेगनाइट जो है, ये सारी चीज़ देखा जाए तो वो फिक्र जो है वो अंदर अंदर से पल रही है जी। खुद पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर एक खराबी ये थी कि वो कहती थी क्लास डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है, अच्छा चीज़ रेशियल डिफरेंस है। मसलन पोस्ट मॉडर्निज्म ने यह बात की कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन लगा रखी है आपने, फ्रांसिस में बैठ कर कहते फ्रेंच रेवोल्यूशन से उल्टी काम करो। ये सारी इकदार, वो सारी इकदार जो है पूरे माशरे के अंदर मौजूद है, वो ऐसा ऐसा निकल के सामने आ रही हैं और उसी का रास्ता जो है दिखा। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब ने अगरचे तब्दीली के स्मोक के नाम से लिखा है कि भाई देखो, एक तो खैर ये स्मोक जो हमारा है, ये फॉग भी है, धुआं भी है, गलास्तें फैली हुई हैं, खादमे आला पंजाब वगैरह, जहाँ से वो चलते हुए अमेरिका पे आए हैं जी। और अमेरिका के में सेनेट भी, कांग्रेस में सब जगह है। लेकिन ये तो आदमी होप के है ना, उम्मीद के आदमी है। उन्होंने कहा तवक्को करनी चाहिए, आवाम मायूस है, लेकिन ये है कि इसने अमेरिका में आवाम मायूस से पसमानदा अभी तक कितना है उनका माशरा, खातून को शायद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कारपोरेट सेक्टर का फैसला है और के, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बालग नजरी से काम लिया जाए तो रास्ता निकल सकता है जी। अब अगर मुझे गुंजाइश बनती है तो मैं एक दो आर्टिकल और, तीन बल्कि आर्टिकल मेरे पास। एक तो क्रिस्टोफ कह रहा है जी, गिविंग ट्रंप पे चांस, भाई इसको चांस दो, परेशान नहीं हो, ये ना तजर्बाकार है, नजरियाती आदमी नहीं है, ये सारी बातें करता रहा,
तो इसलिए डरो नहीं, ये कोई अपना नजरिया इम्पोज करने की शायद। और मैंने कहा ये हमारा सिस्टम मजबूत है। जब निक्सन के आखिरी दिनों में बिल्कुल ज़्यादा पीने लग गया था, तो सेक्रेटरी दफा ने, यानी कि उनके वजीर दफा कह दीजिए ना, उसने पेंटागन को हिदायत कर दी थी कि अगर ये एटमी जंग के बारे में कोई बटन दबाने की बात करे या कुछ करे तो इसकी बात ना सुनना, चेक कर लेना का मतलब क्या है, मतलब होश में कम है ये। और उन्हें कहा हमारे जो उसके हामी हैं ट्रंप के, वो मुतासब जरूर हैं, लेकिन अगर ओबामा को तीसरा चांस होता लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का, तो शायद ओबामा जीत जाते। और फिगर भी दी हुई है कितनी होती किसी का सिस्टम टूटने की बात, और फैद फार्म ने कितना वोट किया। खुलासा ये है कि इसको चांस दिया जाए, उसके पास सेनेट भी है, कांग्रेस भी है, वो चेक करेगी। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी रिपब्लिकन डोमिनेटेड है, लेकिन वो भी चेक रखेगी, यानी खुद पार्टी जो है इस पर चेक रखेगी, पार्टी खासी इसके हक में नहीं जा रही है। एक जो मैंने जिक्र किया था फॉरगॉटन मैन के नाम से, बेवरली गागा का आर्टिकल है कि ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ट्रंप ने कि जो फॉरगॉटन आदमी है, फरामोश शुदा आदमी है, और जिस आदमी को हम भूल चुके हैं, उस आदमी को मैं जिंदा करूंगा। उन्होंने कहा ये टर्म बार बार इस्तेमाल होती रही, लेकिन ये तय नहीं होता जब फॉरगॉटन आदमी है कौन है। पहले रूजवेल्ट ने इस्तेमाल की, 32 का डिप्रेशन जब कसाद बाजारी दुनिया में आई थी तो उसने इस्तेमाल की, और न्यू डील दिया, और उसने कहा कि मैं इस आदमी, तो उस वक्त डॉन ट्राउडन, ये महरूम तबका था, उसका जिक्र था। फिर जब निक्सन आया 68 में, तो फिर इसका जिक्र आया। उस रेफरेंस में इसकी जरा मतलब वही था। लिंडन बी जॉनसन ने ग्रेट सोसाइटी और का जिक्र किया और कहा कि भाई हम बहुत सी चीज़ों को, कालों को हकूक उसी ज़माने में मिले, जो मुख्तलिफ अपना तज़किरा करते हैं। आज जब फॉरगॉटन मैन का जिक्र करते हैं तो वो कौन है? उन्होंने कहा पहले उस ज़माने में वर्कर था, इंडस्ट्रियल वर्कर, आज वो इंडस्ट्रियल वर्कर वाइट इंडस्ट्रियल वर्कर है, और उसको उसने मुखातब किया है। और ये जो है न्यू डील खत्म हुई है, ग्रेट अमेरिका की बात खत्म हुई है, तो ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी में सब चीज़ें निकल गई हैं, लेकिन खुद डेमोक्रेट्स के अंदर भी अब तब्दीलियों का इम्कान इसलिए है कि उन्हें भी नए रंग पर सोचना पड़ेगा। जो लोग पहले उधर हुआ करते थे वो इधर आ गए हैं। लंबी बहस है, उस पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन एक और है कि ट्रंप सिलेक्शन ट्रिगर्स डीप कंसर्न। यूरोप में बड़ी परेशानी है। अब उधर पुतिन बैठा हुआ है, इधर अर्दवान आ रहा है, वो आंखें दिखा रहा है, और तीसरी तरफ ये है कि पॉपुलिस्ट मूवमेंट अंदर चल रही है। हालैंड और हंगरी वगैरह में उन्होंने कब्जा है, और भी हो सकता है। उन्होंने कहा ये मर्कल जो हमारी जर्मन की चांसलर है, उसने वो बयान दिया है कि अभी देखो हमें साथ चलना है जर्मनी को या दूसरे को, अब होल्ड, अगर आप आज़ादी का साथ दोगे तो, अगर अमेरिका को। कहता ये वैसे तो बदतहजीबी का बयान गिना जाता अगर आम हालात होते हैं, लेकिन आजकल हमें सोचना चाहिए क्या बदल गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्टालिन ने यूरोप को मुत्तहिद कर दिया था, इस तरह लगता है अब ट्रंप मुत्तहिद कर देगा कि यूरोप कहेगा यार ये सारी बातें हो गई हैं, छोड़ो ये पॉपुलिस्ट नारे, छोड़ो ये फलां नारे, छोड़ो, इकट्ठे हो जाओ ये अमेरिका, वरना पूरी दुनिया के साथ हमें अपनी सलामती का ख्याल रखना चाहिए कि कब तक दूसरे के सारे जिंदा रहेंगे कि अमेरिका आके यूरोप की हिफाजत करेगा। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। और तीसरी बात यही है कि पॉपुलिस्ट जो लोग हैं उनको भी अपनी स्टीम में अब एडजस्ट करना चाहिए। ये सारी जो सूरत हाल यूरोप के अंदर परेशानी है, दुरुस्त परेशानी है जी, ज़ाहिर है हमें भी परेशानी है, तो हमसे ज़्यादा दुनिया को है। दुनिया खुद इस सारे सिस्टम में खुद को एडजस्ट करेगी और अमेरिका को भी एडजस्ट करेगी जी। इसी के साथ पक्का लेते हैं और हाजिर होते हैं जी। जी नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट में जैसा कि मालूम है एक मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज हमारे बहुत ही अच्छे तजिया नगार भी हैं, दोस्त हमारे, और बहुत इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। आमिर खाकवानी साहब वो मौजूद हैं। ज़रा उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है दुनिया की ट्रंप के आने के बाद। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी, क्या होगा अब हमारा? हमारा तो हमने तो ट्रंप के बारे में सोचा नहीं था। ट्रंप ने जी ज़ाहिर पूरी दुनिया को हरे को हिला के, तो अचानक रिश्ता आ गया। बिल्कुल एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है। मैंने तो आज एक फिक्र में ऐसे मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्या था कि अमेरिका रिकंकर्ड, और ये कहा कि सफ़ेद फार्म लोगों ने अमेरिका को दोबारा फतह किया है। पहले उन्होंने रेड इंडियंस को निकाला था, ये किया था, ठीक है। अब उनकी रिवोल्ट दोबारा आई है। ओबामा की कैंपेन में एक बुनियादी चीज़ एक चलती रही है, एलानिया कम और गैर एलानिया ज़्यादा, लेकिन चलती रही है वाइट सुपरमेसी वाली बात। तो वो बात तो हुई तो है बिल्कुल। अब ये अमेरिकी सिस्टम का ज़ाहिर इम्तिहान है, और वहाँ पे अदारे काफ़ी मजबूत हैं। वहाँ पे मीडिया का भी अपना रोल है, थिंक टैंक्स का अपना रोल है, एकेडमिया का अपना रोल है, वहाँ पे पॉलिटिशियन एजेंसियों का अपना रोल है, एजेंसीज का बहुत बहुत
वहाँ सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, और खुद इवन पॉलिटिकल पार्टीज का भी रोल है। मतलब ये आसान नहीं है। देखें कांग्रेस में रिपब्लिकन को मेजॉरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे ट्रम्प के लोग हैं। लेकिन ये बल्कि रिपब्लिकन पार्टी तो अब ये कहा जा रहा है कि ये वो रिपब्लिकन पार्टी जो असल रिपब्लिकन पार्टी, उनके सारे लीडर्स खिलाफ थे इसके। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े लोग जो थे, बल्कि बहुत सारे जैसे वोट ही नहीं डाला। हाँ, तो बुश ने वोट नहीं डाला, मैकेन ने इसकी मुखालफत की है, और भी बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की और बड़ा तनकीद की उस पर। तो मेरा ख्याल है अमरीकी सिस्टम को तो इम्तिहान है, अब हमें ये देखना है। मेरे ख्याल में हमारे लिहाज से एक लिहाज से तो अच्छा है कि हमें, यानी जो हमारे मसाइल और चैलेंजेस होते हैं ना, वो हमें खुद ही अपने निपटाने चाहिए, खुद ही फेस करने चाहिए, जैसे यूरोप सोच रहा है। बिल्कुल यूरोप, लेकिन हमारे साथ तो एक मसला और भी है कि अगर हिलरी क्लिंटन भी आ जाती तो हमारे क्या फर्क पड़ता। अफगानिस्तान पे अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वो उनकी इन्वॉल्वमेंट कम होती है या पाकिस्तान पे तो दबाव बढ़ना ही था, क्योंकि इंडिया के साथ अमेरिकन जो एक पार्टनरशिप है वो जारी, उसमें जो एक डेप्थ आती जा रही है, उसमें मजबूती आती जा रही है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है पूरा, यानी चाइना के हवाले से, और पूरा एक चाइना से हमारी रीजन का पूरा एक यानी एक खास एजेंडा है। ट्रंप के आने से ये हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का स्टाइल है बड़ा अग्रेसिव था ना, अगर वो उस तरह उनको करने का मौका मिलता है। अभी देखें, ये भी देखना है ना कि व्हाइट हाउस में आके वो क्या अपने आप को सदर चेंज करते हैं या नहीं करते, या उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी। हाँ, वो आज वो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि डायलॉग की पहली मीटिंग में क्या हो रहा है, उसने कहा ये कर दो, दीवार खड़ी कर दो, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो चीज़ें मेरे ख्याल जो हमारे यहाँ भी लोगों को समझनी चाहिए कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, बाहर बैठ के दावे करने बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी तनाज़ुर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे PMLN के लोग इमरान खान को ट्रंप कहते रहे हैं, मज़ाहन कहते रहे हैं, तंजन कहते रहे हैं, या उनका ख्याल था शायद ट्रंप एक नाकामी की अलामत है। उस वक्त यानी इलेक्शन से पहले तो एक नाकामी का इस्तारा लग रहा था ना, कि जिसने एक थोड़ी हलचल मचा दी है, लेकिन अल्टीमेटली उसे नाकाम हो जाना है, तो वो उसे ट्रंप कहते रहे। अब मेरे ख्याल है इमरान को अब कोई ट्रंप नहीं कहेगा। कई चीजें कंपेयर भी की जा सकती हैं, बिल्कुल, कि जो एंगर है बिल्कुल, और अनसीन फोर्सेस हैं, और इमरान को के लिए ये कोई भी बंदा पाकिस्तान में, कोई भी पॉलिटिशियन, उसको सीखने की जरूरत है कि किस तरह लोगों का के जो लोगों की महरूमियाँ, जिनके मसाइल होते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो आप कितना स्ट्रांगली आपके साथ मिलते हैं। अभी अपने हवाला भी दिया था फॉरगॉटन मैन का। हाँ, फॉरगॉटन मैन का जी। तो वो पाकिस्तान में जो फॉरगॉटन मैन है, और हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है ना, अमरीकी हिसाब से तो जो वहाँ पे महरूम है उसके बाद भी कुछ ना कुछ है। हमारे यहाँ तो बहुत बुरे हालात है ना, खासतौर पे साउथ पंजाब में चले जाएं, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान के तो बहुत ही बुरे हालात हैं आम आदमी के, यानी तो वो उनके लोगों के मसाइल, उनकी महरूमियों के लिए एक अच्छा ठोस प्लान बना के, मेरा ख्याल है इमरान को या कोई भी लीडर, मतलब बिलावल है, अगर वो भी चाहें एक नया प्लान देकर लोगों के एक हार्ट विन कर सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके के साथ। तो पाकिस्तान में भी इसको सीखने की जरूरत है, इन चीज़ों से सीखने की जरूरत है कि किस तरह मीडिया भी मुखालफत कर रहा होता है। वो खासतौर हामिद मीर ये बात कह रहे हैं, और सोचने की बात है कि मीडिया की भी शिकस्त है, मीडिया और हमारे सियासतदानों को भी, हमारे मीडिया को सोचना चाहिए वो किंग मेकर नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो उड़ गया ना पूरी तरह, ट्रंप वाले मामले में तो बहुत बुरी तरह फेल हुआ है ना। मेन स्ट्रीम मीडिया, चैनल्स, अखबार, तजियाकार सारे ही, और सोशल मीडिया पे भी मतलब कुछ हद तक, यानी मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे भी ये तो शायद किसी को नहीं था कि ट्रंप आएगा, लेकिन सोशल मीडिया भी ये होता है कि जो दूसरी राय भी आ जाती है। बाइबल बेल्ट में खासतौर पर बहुत से अमरीकी में सोशल मीडिया पे ये चलता था कि ये बाइबल से निकाल के दिखाते थे कि 44वें सदर होंगे और उसके बाद ट्रंप आएंगे, और ट्रंप जो आएंगे वो मसीहा होंगे। चलिए, और दूसरे कहते थे नहीं, एंटी क्राइस्ट होंगे। चलिए, अब वहां पे दज्जाल जिसे कहते हैं, वहां पे मसीहा तो मिल गया है अमेरिका को। अब देखिए होना क्या है। हाँ, ये अहम बात है कि अब ये भी आज तजिया आया कि वो किसी, वो जो बाबा क्या नाम है वो वहाँ का, कि पेशगोई है कि आई है कि वो मनहूस साबित होगा, इसके बाद अमेरिका टूट जाएगा और बिखर जाएगा। मेरा ख्याल है अमरीकी सिस्टम में देखिए हमारी एक वो ख्वाहिशात, तो एक और बात है, जाहिर बात है, रूस के बारे में भी हम भी कहते थे, हो भी गया, और अमेरिका को इजवाल तो आना ही है, लेकिन अमरीकी सिस्टम जो है वो मेरा ख्याल है उसमें अभी इतनी जान है, कैलिफोर्निया वाले जो बिल्कुल खड़े, इतनी आसानी से वो अभी नीचे जाएगा नहीं, अब इसमें टाइम लगेगा। अब इसका रद्द-ए-अमल एक तो आ सकता है ना, देखे ना 16% वहाँ हिस्पानिवी है, मैक्सिकन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, और काले भी बहुत है, 11-12% हैं कितने, और एशियाई भी उसके बाद है, यानी 1/4 आबादी तो ऐसी है कि जो वाइट
वास्प नहीं है, वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वाइट में भी बहुत सारे लोग हैं जो एंग्लो सेक्सन नहीं है या मेरे ख्याल में वो जो 1/4 है ना, अब उनके बारे में इनकी पॉलिसी जो है ना, ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी जो है वो लीनियंट होगी, नरमी उसमें आएगी, और 1/4 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और एक तरीके के साथ मामला चलाने की कोशिश करेगी। मेरे ख्याल में एक इलेक्शन जीतना एक और बात होती है, बाद में आके चीज़ें डिफरेंट होती है, लेकिन देखिए ना, कुछ चीज़ों पे उन्होंने अपना एजेंडा, बेसिक एजेंडा है जिसमें उन्होंने इलेक्शन जीता है उन्होंने, वो कुछ ना कुछ उनको करने पड़ेंगे। मतलब मेरे ख्याल में अमेरिका में इमिग्रेंट्स के लिए हालात अब इतने अच्छे नहीं रहेंगे, लॉज सख्त हो जाएंगे, या जो लोग इलीगल वहाँ पर रह रहे हैं उनको निकालने का अमल शुरू हो जाएगा, बहुत तेज ना भी हो लेकिन बहरहाल स्टार्ट हो जाएगा, चीज़ें वहाँ पे बदलना शुरू हो जाएंगी, ये मुझे लग रहा है। इमिग्रेंट्स जो इलीगल हैं, हमारे यहाँ जैसे है प्रॉब्लम तो हमारे लिए भी है ना जी। अफगान इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा, इंडिया के इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स हैं, अफ्रीका तक के लोग आके यहाँ आबाद हैं जी। हमारे यहाँ तो बल्कि हमारे यहाँ अफगानिस्तान के तो मेरा ख्याल है अगर मिलियंस नहीं तो लाखों लोग तक मौसम ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ऊपर के, वो तो ऐसे पाकिस्तानी बन चुके हैं, अगली नस्ल पैदा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश के बहुत से लोग जो वापस नहीं गए या आते रहे, हिंदुस्तान से एक जमाना था लोग आते थे, पासपोर्ट फाड़ते थे, मुआशरे का हिस्सा बन जाते थे, पता भी नहीं चलता था। बिल्कुल तो ये सारा एक वो नेशनल, आप ये नेशनल तासुब नहीं है, कुछ जुराफियत तासुब नहीं, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि आपके कानून कोई सिस्टम नाफज नहीं किया। अमेरिका पे तो ये है ना कि उस पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है ना। देखिए ना, जहाँ भी तरक्की होती है, खुशहाली होती है, जहाँ मौके नजर आ रहे होते हैं, लोग जाते हैं वहां से, दुनिया भर से जाते हैं। और इस वक्त जो एक तरह का गढ़ है, मरकज नजर आता है तरक्की का या अपॉर्चुनिटीज का, जहाँ पे ज्यादा मौके हैं, वो बाहर अमेरिका लोगों को लगता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जब आप करते हैं, होती तो है, कैपिटल पर पाबंदी नहीं लगते मूव करने की, ना प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, लेबर पे लगा देते हैं आप। लेबर से डायरेक्ट नुकसान वहां की लेबर को होता है ना, रिएक्शन जो उसके मामले में आता है। मेरा ख्याल है अब यानी पोस्ट यानी जो ट्रम्प अमेरिका है ना, उसको भी, और अमेरिका के बाद, ट्रम्प के आने के बाद दुनिया में जो तब्दीली अगर आती है तो हमें सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को हमें खास तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे पर प्रेशर बढ़ेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में खास तौर पे अफगानिस्तान के वाले से हमें चीज़ों को अभी से प्लान कर लेना चाहिए। हक़ानी नेटवर्क के वाले से दबाव बढ़ेगा, तालिबान पे भी मेरा ख्याल है, चूँकि ट्रम्प का एक ख़ास किस्म का इमेज है, एक ख़ास किस्म की एक मैग्लोमेनिया नजर आता है, खप्ते अजमत का शिकार नजर आते हैं ना उनकी बातों में, उनकी तकरीरों में, उन सब चीज़ों में। तो वो और एरोगेंस ज़्यादा है, वो भी है। वैसे तो अमेरिकन में एरोगेंस होती है, लेकिन ये एरोगेंस पर्सोनिफाइड है। ये भी ठीक है। हाँ। और फिर उनमें ये भी है कि ग्रेट अमेरिका और अजीम तर अमेरिका, और उसकी बात तो वो मैं ख्याल यकीनन ये कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि अफगानिस्तान से अमेरिका की जो वापसी है वो ज्यादा बाइज्जत नजर आए। ये तो उसके लिए पाकिस्तान पे दबाव पड़ेगा ना। एजेंसीज हैं वो यही तो है ना कि आप अपने आप को सुपीरियर समझें। बिल्कुल, आप ये समझें कि आपकी वैल्यू सुपीरियर है और आप ताकत के जोर पे भी दुनिया पर नाफिज करना तो नाफिज करें। तो दिस इज इंपीरियलिज्म। तो मेरे साथ दबाव पाकिस्तान पर बढ़ेगा जब अमेरिका को अफगानिस्तान से अगर निकलना है और अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से बाइज्जत तरीके से निकलना है, तो फिर प्रेशर पाकिस्तान में बढ़ेगा। ठीक बात है। हम कहते थे आमतौर पे कि मसलन मोदी से कंपेयर, वो तो हिटलर, हम मोदी से करते थे कंपेयर, लेकिन आज किसी ने अच्छा लिखा, शायद उसने लिखा है, क्रिस्टोफ ने लिखा है, या अभी मैंने पढ़ा है जो आर्टिकल, तो उसमें ये बात कही है कि ये जज्बाती आदमी जरूर है लेकिन नजरियाती नहीं है मोदी की तरह। नजरियाती बिल्कुल, इसकी हिंदुता नहीं है। हाँ। ये उन्होंने कहा कि गोया ये जज्बाती रिटैरिक बोल रहा है, वो कहता है मैं तहरीक चलाई है मैंने। और आप देखें ना, अब देखें बेसिकली वो एक बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी, और इसको बड़ा प्राइड लेता है। रियल स्टेट टाइकून है, वहां का मलक रियाज है, मैंने कहा था कल। पता नहीं अमरीकी इस बात से खुश होते हैं या ना खुश होते हैं। नहीं, इसको न्यूट्रल सन है ना सलाह, वो इज ए बिजनेस, वो अपना रियल स्टेट टाइकून है। बिल्कुल, यानी कि वो ही इज नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट। मलक रियाज हमारे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं ना, वो उनका कोई दूसरा स्टांस है, कोई बैंकर है, फलान है, ये एंटरप्रेन्योर है, तो जो रियल स्टेट के हैं, तो ही इज अ रियल स्टेट टाइकून। ये भी जो ट्रम्प बिल्कुल अपने टीका। तो जो कारोबारी लोग होते हैं, हाँ, उनका ये भी है ना कि वो चीज़ों को, सिचुएशंस को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेके नहीं जाते। मामला संभालने का एक थोड़ी इफाम व तफहीम होती है, खासतौर पे स्मार्ट बिजनेसमैन में। और ट्रम्प का दावा ये है कि भाई आई एम स्मार्ट बिजनेसमैन, और मैंने टैक्स मैंने अगर बचाई है तो मैंने लॉज के अंदर लेके बचाई है, और ये चीज़ें वगैरह। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें वहाँ पे भी चलती हैं, हमारे यहाँ भी इसके साथ तो आएंगे, लेकिन तौर पर आएंगे। लेकिन अल्लाह करे कि हम इसको बेहतर तौर पर चैनलाइज कर सकें,
ऐसे आज उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि आई लव पाकिस्तान। अब पता नहीं ये कहाँ से आ गया। फिर कई दिनों से ढूंढ रहे थे, लोग लगे हुए थे, आखिर कहीं ना कहीं से उन्होंने निकाल ही लिया कि पाकिस्तान से मोहब्बत। अब वो पाकिस्तान से मोहब्बत उन्होंने क्या होनी है। देखिए मैं तो मीर साहब, मेरे तो बल्कि हम सभी दायरे इस पे इत्तेफाक करेंगे इस बात पे कि हमें अपने मामलात, अंदरूनी मामलात जब तक हम ठीक नहीं कर सकते ना, बाहर वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। दबाव तो बढ़ेंगे, इंडिया से भी आता है, अमेरिका से भी आता है, तो हम अपने मामला खुद सेटल करें ना। ऑन ए लाइटर टोन, ये हमारे रिजवान रजीक से कल बात हो रही थी, तो 5-5 मरले के हमारे कोई प्लाट किसी जगह पर या हमने कहीं किसी जमाने में लिए होंगे। तो मैं उनसे कह रहा था देखो अब ट्रंप आ गया है, वो रियल स्टेट का आदमी है, हमसे अगर उसने 5 मरले के प्लाट की कीमत पूछी तो क्या बताएंगे उसे। लोग पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगा रहे हैं, क्या क्या रियल स्टेट हर जगह पे डोमिनेट कर रही है। लेकिन यूरोप भी परेशान है, उनके लिए बहुत से प्रॉब्लम है। एशिया के लोग, मुसलमान लोग, मैक्सिकन लोग सभी इस मामले में परेशान हैं। यूरोप में तो मुझे खतरा ये है कि शायद फ्रांस में इलेक्शन होना लीपन ना हो जाए, हाँ वहां पे कुछ ना हो जाए। और इस तरह वो पॉपुलिस्ट जो यूरोप के हैं वो सारा एक जो वेव चल रही है ना, तो मेरा ख्याल है उस ट्रंप की जीत से ना बहुत से लोगों को हौसला मिलेगा, उन लोगों को हौसला मिलेगा जिनको पहले लग रहा था कि शायद हम नहीं आ सकते। तो वो अच्छा, मेरा इसमें इंटरेस्ट ये है पाकिस्तान में भी लोगों को हौसला और उसे सीखना चाहिए, पॉजिटिव चीजें सीखनी चाहिए। हमारी हुक्मरान जमात को भी सीखना चाहिए और हुक्मरान जमात को खासतौर बहुत सी बातें सीखनी चाहिए, वो किसी और मौके पे आम आदमी के लिए खास तौर पे ना। बहरहाल इजाजत लेते हैं जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप शामिल हुए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजन खान के साथ इजाजत चाहते हैं, वक्त खत्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।